Hello everyone, welcome to Civil Staff and good afternoon to all of you. So today we will going to discuss about 15 most important question that is related to your exam HP PGT Commission Chemistry. बट उससे आगे जाने से पहले एक छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए। HP TGT कमीशन मेडिकल नॉन मेडिकल आर्ट्स एंड कॉमर्स वालों के लिए बैचेस ऑनगोइंग रहते हैं, जिसमें आपका लास्ट बैच अभी अभी 18 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है और इसी तरीके से पीजीटी का जो आपका नया बैच है वो भी जल्दी लॉन्च होने वाला है, जिसमें ऑलमोस्ट आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, दैट इज हिंदी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, इंग्लिश, बायो, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स एंड मैथ्स। और इन बैचेस से रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी लेने के लिए आप हमारे ऑफिशियल नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू केमिस्ट्री और 15 क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे एंड दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। द कंपाउंड दैट इज सिलिकॉन से रिलेटेड है विच इज एक्सपेक्टेड टू बी। तो यहाँ पे आपको सिलिकॉन और नाइट्रोजन के एक कंपाउंड के बारे में बताया गया है, ठीक है, जहां पे आपको ये बताना है इसकी शेप के बारे में और इसके बेसिक कैरेक्टर के बारे में। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं सो इट इज पिरामिडल एंड मोर बेसिक, देन प्लेनर एंड लेस बेसिक, देन पिरामिडल एंड लेस बेसिक एंड देन प्लेनर एंड मोर बेसिक। तो इसी तरीके से अगर मैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की बात करूं सो इट हैज स्ट्रक्चर लाइक दिस, मतलब कि इसमें आपको पिरामिडल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और इसी तरीके से सिलिकॉन कंटेनिंग कंपाउंड की अगर बात करूं तो दैट मीन्स कि यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पे आपका सिलिकॉन हाइड्राइड और सिलिकॉन हाइड्राइड जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट है। यहाँ पे आपके पास लोन पेयर्स रहते हैं और यहाँ पे सिलिकॉन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल भी आपको देखने को मिलती है। सो यू कैन से दैट कि यहाँ पे आपकी डोनेशन जो है वो देखने को मिलेगी पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, जिस वजह से यहाँ पे स्ट्रक्चर आपके पास क्या रहता है, प्लेनर स्ट्रक्चर रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी और ऑप्शन ए तो पहले ही कैंसिल हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि ये लेस बेसिक है या मोर बेसिक है। तो क्योंकि यहाँ पे सिलिकॉन है so that means it is less basic. क्यों? because nitrogen is more electronegative and having a lone pair on it, so it is more basic in nature. Clear? So that is why here the right answer is what? option B आपके पास क्या रहेगा? बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं एक्सप्लेनेशन की, सो यू कैन चेक इट फ्रॉम हियर ऑल्सो दैट इट इज प्लेनर एंड लेस बेसिक। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से प्लेनर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला था एंड हियर इज द स्ट्रक्चर। तो नाइट्रोजन के केस में बेसिसिटी भी ज्यादा और पिरामिडल स्ट्रक्चर, और सिलिकॉन के केस में पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग, इन ट्राइसिलाइल एमीन और लेस बेसिक और प्लेनर कंफर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। क्लियर? नेक्स्ट चलेंगे, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2 and the question is this: the absolute configuration of C2 and C3 in the following compound. तो यहाँ पे आपको this is your carbon 2 and this is your carbon 3, you have to check the priority clockwise और anti clockwise आपने देखना है और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे नेमिंग करनी है। अगर मैं यहाँ पे C2 की बात करूँ तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? ब्रोमीन कंटेनिंग कंपाउंड को दी जाएगी। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट प्रायोरिटी है वो दी जाएगी C डबल बॉन्ड OH, तो दैट मींस दिस इज योर सेकंड प्रायोरिटी। सो यू कैन चेक इट फ्रॉम हियर कि आपकी जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से जा रही है। क्लियर? और इसी तरीके से अगर मैं C3 की बात करूं तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो दी जाएगी आपकी OH को। क्लियर? और इसके बाद जो आपकी सेकंड प्रायोरिटी है वो आपकी दी जाएगी जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ब्रोमीन लगा हुआ है, तो दैट मीन्स कि ये इस तरीके से आ रही है। So here the right answer is what? option D, 2R और 3R कंफर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में बताऊं तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सो इस तरीके से रहेगा और यहाँ पे प्रायोरिटी बेस्ड भी सारी चीजें आपको दी गई हैं, आप ये बात में भी चेक कर सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन 3 यहाँ पे क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन।
तो आपको बताना है आइडियल सॉल्यूशन के लिए इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो सही है, ये कौन सी स्टेटमेंट सही है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे है कि जो डेल्टा जी है दैट इज नेगेटिव, एंट्रोपी पॉजिटिव रहेगा, डेल्टा वी इज पॉजिटिव, डेल्टा एच इज नेगेटिव, एंड नीचे जो है वो कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर मैं यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन की बात करूं तो आइडियल सॉल्यूशन का मतलब हमारे पास क्या है कि जो आपके पास मान लो ए और बी दो लिक्विड है, तो जब आप उनको मिक्स करवाते हो तो यहाँ पे ए बी फोर्सेस जो हैं वो इक्वल्स टू रहती हैं किसके, ए और बी बी फोर्सेस के, जिसके बिहाफ पे हम ये पता लगा सकते हैं कि डेल्टा वी मिक्सिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड डेल्टा H mixing at constant temperature and pressure becomes equals to 0। तो यहाँ पे ये चीजें क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। क्लियर। और इसी तरीके से आइडियल सॉल्यूशन है मतलब कि रिएक्शन आपकी फिजिबल है, तो डेल्टा जी की वैल्यू जब नेगेटिव रहती है तो दैट मीन्स कि आपके पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। उसके बाद जब आप आइडियल सॉल्यूशन है ए और बी लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका एंट्रोपी चेंज आएगा वो आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। तो दैट मीन्स इट इज व्हाट, पॉजिटिव इन नेचर। तो यहाँ पे इन्होंने कहा था ऑप्शंस के हिसाब से बात करें तो ऑप्शन 4 नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं होगा, बी पॉजिटिव भी नहीं होगा, लेकिन हाँ डेल्टा जी नेगेटिव होगा, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। सो उस बिहाफ पे यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन सही है। सो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्लियर। एक्सप्लेनेशन की बात अगर मैं यहाँ पे करूँ सो यू कैन चेक इट फ्रॉम हियर। आइडियल सॉल्यूशन के लिए ए बी फोर्सेस इक्वल्स टू है ए और बी बी के, जहां पे डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0 रहती हैं। और इसी तरीके से अगर एंट्रोपी की बात करी जाए तो वो पॉजिटिव है और डेल्टा जी आपका क्या रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि वहां पे स्पॉन्टेनियस और फिजिबल रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। क्लियर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके सो अगेन अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन क्या कहता है, from the above Carnot cycle undergone by an ideal gas, identify the process in which the change in internal energy is non-zero। Carnot cycle के बारे में बात की जा रही है और आपको यहाँ पे जो डायग्राम या ग्राफ दिया गया है उसके बेसिस पे आपको ये पता करना है कि यहाँ पे कौन सा स्टेप आपके पास नॉन जीरो देखने को मिलेगा जिसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे इंटरनल एनर्जी दैट मीन्स कि डेल्टा ई की बात करूं सो हमें इसके बारे में क्या पता है, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू दिस इज इंटरनल एनर्जी और ये क्या है आपके पास फंक्शन है किसका, टेम्परेचर का। ठीक है। और यहाँ पे दो प्रोसेस है आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक एंड वी नो दैट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस वहां पे आपके पास कैसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, टेम्परेचर बिकम्स इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है दैट मीन्स कि T इज इक्वल्स टू 0 है तो डेल्टा ई की वैल्यू भी इस केस में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो दैट मीन्स कि जो आपका पाथ 1 है और पाथ 2 है वहां पे डेल्टा ई की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। और इसी तरीके से अगर मैं एडियाबैटिक प्रोसेसेस की बात करती हूँ तो एडियाबैटिक जो है वो आपका कंप्रेशन हो चाहे फिर आपका एक्सपेंड वाली चीजें हो तो यहाँ पे Q की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 0 रहती है। अगर यहाँ पे Q 0 है दैट मीन्स डेल्टा T इज नेवर इक्वल टू 0 और इसी के बेसिस के ऊपर इंटरनल एनर्जी भी कभी भी यहाँ पे 0 के बराबर नहीं होगी। तो दैट मीन्स कि एडियाबैटिक के केस में डेल्टा E की कोई पर्टिकुलर वैल्यू चाहे वो पॉजिटिव है, डेल्टा E जो है वो इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे रहेगी। तो जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमने नॉन जीरो को आइडेंटिफाई करना था तो यहाँ पे फोर्थ और सेकंड स्टेप आपका नॉन जीरो रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, दैट इज योर ऑप्शन बी, सेकंड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। सो आई होप कि ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो आप यहाँ से देख सकते हैं इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई फंक्शन है किसका, टेम्परेचर का। तो आइसोथर्मल के केस में जैसे मैंने बताया कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी 0 है। एडियाबैटिक के केस में Q इज इक्वल्स टू 0 है बट डेल्टा T इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट इज वाई वहां पे इंटरनल एनर्जी भी 0 के इक्वल नहीं होगी। क्लियर। चल
नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following define the absolute temperature of the system? तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर को फाइंड आउट करना है, लेकिन सबसे पहले ना आप यहाँ पे ऑप्शन में देखो, आपको विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, जैसे कर्ल यू बाई कर्ल एक्स एस है, कर्ल एच ओवर कर्ल एस है, कर्ल ए ओवर कर्ल एस एंड कर्ल जी ओवर कर्ल एस है। और दूसरी बात हम जो यहाँ से एक्सप्रेशन से देख रहे हैं वो क्या है कि कांस्टेंट वॉल्यूम v के केस में यहाँ पे बात की जा रही है। तो अब हमें कुछ कुछ चीजें यहाँ पे पता है कि दैट इज फॉर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या रहता है, फॉर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हमें पता है कि डेल्टा एस की वैल्यू क्या रहती है, सो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। इस तरीके से आपको वैल्यू यहाँ पे देखने को मिलेगी। नाउ फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पता है क्या एक्सप्रेशन रहता है इसका, तो उसके एक्सप्रेशन के हिसाब से मैं यहाँ पे बोलूं डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस W। अब सारी चीजें यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम V पे हैं, सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम V हमें पता है W इज इक्वल्स टू P डेल्टा V है, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है P इंटू 0 हो जाएगा, that means कि W is equals to 0, so we can say that delta U is equals to Q, which becomes equals to Q reversible in nature. So अगर यहाँ पे डेल्टा U की वैल्यू Q रिवर्सिबल के बराबर है, तो दैट मीन्स कि डेल्टा S में जहाँ डेल्टा Q था, क्या मैं वहाँ पे डेल्टा U बाई डेल्टा T लिख सकती हूँ? सो यस, आई कैन राइट दिस थिंग ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ से आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना था, तो टेम्परेचर क्या बन जाएगा आपका यहाँ से डेल्टा U बाई डेल्टा S एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम V। तो आप देख लो यहाँ पे ऐसा एक्सप्रेशन कहाँ देखने को मिल रहा है, यस, कर्ल यू बाई कर्ल एक्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम V। तो ऑप्शन ए आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पे सही आंसर रहेगा। सो इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन है, आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया वैसे ही सेम चीजें आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगी। सो इस तरीके से सबसे पहले देख लिया करो कि एक्सप्रेशन में जो ऑप्शंस में एक्सप्रेशन दिए गए हैं वो किस तरीके से हैं, उसी के बेस पे हमें अपनी कैलकुलेशन वहाँ पे आगे से फाइंड आउट करनी है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, जहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कहता है द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द एडक्ट। NH3 जो है वो बोरोन के किसी हैलाइड के साथ मिलके एक एडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है, जहां पे X फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन क्या फॉलो करेंगे, किस ऑर्डर को फॉलो करेंगे, मतलब अमोनिया ब्रोमीन के किस हैलाइड के साथ जल्दी से बॉन्ड बनाने का ट्राई करेगा। तो देखो यहाँ पे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। अगर मैं सिर्फ इन तीनों की बात करूं तो फ्लोरीन के केस में आपके पास क्या होगा, देखो टेंडेंसी ऑफ बैक बॉन्डिंग जो है वो डिक्रीज करती है फ्रॉम फ्लोरीन टू ब्रोमीन ड्यू टू द एनर्जी डिफरेंस इन द p ऑर्बिटल ऑफ बोरोन एंड द हैलाइड। क्लियर? तो यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि जो बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी है, बैक बॉन्डिंग फॉर्म करने की जो टेंडेंसी है वो सबसे ज्यादा किस केस में रहती है, फ्लोरीन के केस में रहती है। तो अगर यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है तो इतना अच्छा अडक्ट वहां पे फॉर्म नहीं होगा, और अडक्ट अच्छा फॉर्म कब होगा, जब नाइट्रोजन के लोन पेयर एक ऐसे ऑर्बिटल के पास जाएंगे जहां पे इनफ स्पेस है उनके पास इलेक्ट्रॉन को अपने आप में ऐड करने का। फ्लोरीन का साइज छोटा है तो वहां पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आपको देखने को मिल सकती हैं, सो वहां पे इतने अच्छे से एडक्ट की फॉर्मेशन नहीं रहेगी। लेकिन जैसे ही आप ब्रोमीन की तरफ जाएंगे वहां पे साइज है, डी ऑर्बिटल बड़ा हो रहा है, तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को वहां पे अच्छे से डोनेट कर पाएगा। सो दैट इज व्हाई आई कैन से दैट कि ब्रोमीन के केस में आपको सबसे अच्छे एडक्ट की फॉर्मेशन होगी। सो ऑन दैट बेसिस ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन की बात करी जाए तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर आपको NH3 और BH3 का एडक्ट बनाना है, सो इट इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन टू एम्प्टी p ऑर्बिटल ऑफ द बोरोन। क्लियर? सो इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे। और BF3 के केस में क्या होता है, p पाई बैक डोनेशन रह जाती है ड्यू टू द सिमिलर एनर्जी ऑफ द p ऑर्बिटल्स ऑफ B एंड F। और यहाँ पे फ्लोरीन के केस में इतने अच्छे से नहीं प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, और ब्रोमीन के केस में आपको अच्छे से एडक्ट की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके,
एन एफिशिएंट कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन इज दिस, जहां पे रोडियम ट्राइफॉस्फेन क्लोरीन के साथ आपका स्ट्रक्चर है. हाउएवर इरिडियम डज नॉट कैटलाइज दिस रिएक्शन बिकॉज वो कह रहे हैं कि जब आप हाइड्रोजनेशन करते हो एल्कीन की तो वहां पे रोडियम के कैटलिस्ट के साथ एक अच्छी एफिशिएंसी देखने को मिलती है, जबकि इरिडियम के कैटलिस्ट के साथ वहां पे एक अच्छी एफिशिएंसी देखने को नहीं मिलती है, वो इतने अच्छे से रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करता है. ऐसा किस वजह से? सो ऑप्शन में है क्योंकि जो आपका ट्राइफेनॉइलफॉस्फीन है बाइंड स्ट्रॉन्गर टू इरिडियम देन टू रोडियम, या फिर क्लोरीन बाइंड स्ट्रॉन्गर टू इरिडियम देन रोडियम, या फिर पीपीएच3 बाइंड स्ट्रॉन्गर टू रोडियम देन इरिडियम, या फिर क्लोरीन बाइंड करता है स्ट्रॉन्गर तरीके से. तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे ट्राइफेनॉइलफॉस्फीन जो है वो ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनाएगा इरिडियम के साथ. तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली बात है कि उसको तोड़ना डिफिकल्ट रहेगा, तो वो इतने अच्छे से रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर पाएगा, जबकि रोडियम के केस में ऐसा नहीं होता है. सो ऑप्शन ए इज द रीजन फॉर दिस रिएक्शन. क्लियर? एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में है, ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन प्रोसेस रोडियम is first converted to an active form by losing the triphenyl ligand before entering in the catalytic cycle. तो जैसे आप रोडियम के साथ रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ट्राइफेनॉइलफॉस्फीन को लूज किया जाता है, तब जाके वहां पे कैटालिटिक साइकिल आपकी स्टार्ट होती है. एंड सिंस द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन ट्राइफेनॉइलफॉस्फीन एंड इरिडियम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है देन रोडियम, सो उस केस में पीपीएच3 इतने अच्छे से लॉस नहीं कर पाता है. सो दैट इज व्हाई इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट फॉर दिस प्रोसेस. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, जहां पर ऑप्शन ए आपका सही आंसर है. क्लियर? चलेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन कहता है among the given pH values the oxygen binding efficiency of hemoglobin is maximum at, कि इन pH में से ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाता है तो किस pH के ऊपर आपको सबसे ज्यादा अच्छी एफिशिएंसी के साथ बॉन्डिंग देखने को मिलती है. बायो इनऑर्गेनिक से ये आपका क्वेश्चन रहता है और ऑप्शन है 6.8, 7.0, 7.2, 7.4. तो क्या लगता है आपको कि यहाँ पे सही आंसर होगा? तो देखो जैसे जैसे pH कम होती है वैसे वैसे प्रोटोनेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज अक्कर करता है. मैंने क्या कहा कि जैसे pH आपकी कम होती है वैसे वैसे प्रोटोनेशन और सॉल्ट फॉर्मिंग आपकी जो है वो जल्दी होती है. ठीक है, ये चीजें आपकी जल्दी बनना शुरू हो जाती हैं. सो जो आपका क्वाइटिनरी स्ट्रक्चर है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का वो क्या हो जाता है, वहां पे स्टेबिलाइज्ड हो जाता है. क्लियर? तो उस बिहाफ पे आई कैन से दैट हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. 7.4 पे सबसे अच्छी बॉन्डिंग आपको देखने को मिलती है. सो आप यहाँ पे देख सकते हो द ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज मैक्सिमम एट 7.4. दिस इज बिकॉज एट दिस pH side chain of histidine beta 146 is not protonated and the salt bridge does not form. ठीक है, वो तो हिस्टिडीन के केस में हुआ कि यहाँ पे प्रोटोनेशन नहीं होगी, अदरवाइज कम pH पे ऐसी चीजें होना शुरू हो जाती हैं. However, at low pH protonation and the formation of salt bridge occur, जिसकी वजह से डीऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो आपका स्टेबिलाइज हो जाता है 7.4 पे. क्लियर? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. Move to the next question, that is your question number 9. The compound with planar geometry is, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ऐसा क्वेश्चन एक और किया है इसी तरीके से. अगर NF3 है तो उसका स्ट्रक्चर आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, दैट इज योर पिरामिडल स्ट्रक्चर. NPH3 का स्ट्रक्चर है तो सेम यहाँ पर भी यही रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन और फॉस्फेट ना पिरामिडल ही आएगा. नाइट्रोजन टर्शियरी ब्यूटाइल है तो मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल है तो वहां पर भी सेम रहेगा. लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिलेनामीन की अगर बात करूं तो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि यहाँ पे प्लेनर स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन आपके पास देखने को मिलती है. सो दैट इज व्हाई हियर द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन डी आपके पास क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा. एक्सप्लेनेशन की बात करी जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहती है
ऑन नाइट्रोजन विद पिरामिडल, ये है नाइट्रोजन के केस में क्योंकि वहां पे पिरामिडल है और पी पाई बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, जबकि सिलेन के केस में क्या रहता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल है विच फॉर्म पी पाई डी पाई बॉन्डिंग ड्यू टू विच नाइट्रोजन बिकम sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड हैज ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। क्लियर? सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे। अच्छा, उससे पहले आप यहाँ पे ये डायग्राम्स देख लो। सो दिस इज पिरामिडल, दिस इज प्लेनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 10। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ मेटल, हमने बहुत बार ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। ऑप्शंस हैं इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, या फिर डिक्रीज करती है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ, या टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, या फिर ऑसिलेटरी बिहेवियर विद टेम्परेचर शो होता है। तो देखो ऑसिलेशन से रिलेटेड और इंडिपेंडेंस से रिलेटेड यहाँ पे नहीं आएगा, या तो इंक्रीज है या तो डिक्रीज है। और मैंने पहले भी ऐसा क्वेश्चन शायद हमने नहीं किया है, यहाँ पे इस क्लास में हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो क्या आंसर हो सकता है यहाँ पे? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेटल के केस में क्या रहता है, द करंट या फिर चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं, दैट इज द सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन डायरेक्शन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड, तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, जो कि एक ऑर्डर्ड मैनर आपका नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लेस एफिशिएंट हो जाते हैं वहां पे चार्ज से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। क्लियर? तो कंडक्शन से एक्साइटेड बैंड में जाएंगे, ऑर्डर प्रॉपर नहीं है। सो वैसे वैसे विद इंक्रीज इन टेम्परेचर आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज होते हुए देखने को मिलेगी। क्लियर? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है? तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंकल डिफेक्ट इज द कैटाइन वैकेंसी एंड द कैटाइन इंटरस्टिशियल, या फ्रेंकल डिफेक्ट एक एनाइन वैकेंसी है और कैटाइन जो है वो इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, या डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड रिमेन्स अनचेंज्ड इन केस ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट, या फिर डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड डिक्रीज इन केस ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट। तो देखो स्कॉटकी डिफेक्ट में तो क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन्स और एनाइन्स मिस होते हैं, तो ज्यादा इफेक्ट वहां पे नहीं रहता। तो ऑप्शन डी तो डायरेक्ट गलत हो गया। अब ऑप्शन सी में वो कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड रिमेन अनचेंज्ड इन केस ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट। तो थोड़ा सोच सकते हैं। सबसे पहली बात कि फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, जब एक वहां पे वैकेंसी क्रिएट होती है, वो इंटरस्टिशियल पोजीशन को जाके ऑक्यूपाई कर लेता है, तो उसे हम कहते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। क्लियर? तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। ठीक, जस्ट अ सेकेंड, वी हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो दैट मीन्स कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही रहेगा, दैट इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस इन केस ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट। यस, क्योंकि जब आपके पास एक प्योर क्रिस्टल है और उसके बाद आप स्कॉटकी डिफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब इक्वल नंबर के वहां पे डिक्रीज हो रहे हैं, तो ठीक है, मेन से वहां पे चीजें कम हो जाएगी। सो यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट थी दैट इज ऑप्शन बी, क्योंकि कैटाइन एनाइन वैकेंसी है, तो कैटाइन कैसे इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा? जो अपनी जगह छोड़ेगा वही तो इंटरस्टिशियल पोजीशन में जाके चीजों को ऑक्यूपाई करेगा। सो ऑप्शन बी इज द रॉन्ग वन। सो दैट इज व्हाई हियर सबसे पहले स्कॉटकी डिफेक्ट की अगर बात करूं तो यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन और एनाइन मिस होती हैं, सो इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज डेंसिटी। तो ये स्टेटमेंट सही था। और फ्रेंकल डिफेक्ट को इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी कहा जाता है, जहां पे जर्नली आपके कैटाइन जो है अपनी पोजीशन को लेफ्ट करते हैं और फिर वो किसी इंटरस्टिशियल स्पेस को ही ऑक्यूपाई करते हैं। तो दैट मीन्स कि जो वैकेंसी है वो भी कैटाइन की है और जो इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई किया गया है वो भी कैटाइन के द्वारा ही है। तो यहाँ पे नो आयन इज लॉस्ट फ्रॉम द क्रिस्टल, तो अनचेंज रहेगी, दैट मीन्स डेंसिटी के ऊपर कोई प्रभाव वहां पे नहीं पड़ता है। और फ्रेंकल डिफेक्ट आपका शो किया जाता है जैसे कि AgBr AgI के द्वारा। क्लियर? सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 12। आपके पास ना ये एक गिवन रिएक्शन है जहां पे आपके पास नाइट्रो ग्रुप ऑलरेडी है और आपको बताना है कि यहाँ पे X के पास जो है वो कौन सा ग्रुप रहेगा। जैसे ऑप्शन में है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ पैरा हेलो नाइट्रोबेंजीन इज, तो यहाँ पे देखो
जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उतनी अच्छी वहां पे आपको अटैक देखने को मिलेगा. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कि फ्लोरीन के केस में आपको ज्यादा अच्छे से रिएक्शन देखने को मिलेगी. सो पैराफ्लोरोनाइट्रोबेंजीन, पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, देन ब्रोमो एंड देन आइडो के केस में आपको रहेगा. कैसे पता चला? मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इज द ईज टू अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. क्लियर? सो ऑप्शन बी इज द राइट वन. नेक्स्ट है कैलकुलेट अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स. तो आपके पास एक रिएक्शन दी गई है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द अल्फा एंड बीटा पार्टिकल. तो अल्फा पार्टिकल्स को हम फाइंड आउट करते हैं. मास नंबर को कर दो -232 -208 और डिवाइडेड बाय कर दो 4k. तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6. बीटा पार्टिकल्स निकाले जाते हैं 2 इंटू अल्फा पार्टिकल माइनस डिफरेंस ऑफ एटॉमिक नंबर. तो यहाँ पे ये बन जाएगा 2 इंटू 6 माइनस 90 माइनस 82. ठीक, तो यहाँ पे बनेगा 2 6 12 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज 8. तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4. सो यू कैन से दैट 6 एंड 4 इज द राइट आंसर. सो ऑप्शन सी इज द राइट वन. इसी तरीके से क्वेश्चन 14 की बात करूं, मिजोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर. तो देखो मिजोन्स जो है वो एक्सचेंज पार्टिकल्स आपके एग्जिस्ट करते हैं न्यूक्लियॉन्स के बीच में. सो आई कैन से दैट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स. लास्ट क्वेश्चन, दैट इज आपके सामने एक रिएक्शन दी गई है जहां पे एक नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट को अल्फा पार्टिकल से जब आप स्ट्राइक करवाते हो तो न्यूट्रॉन्स बाहर निकलते हैं और आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट फॉर्म होगा. तो क्लियर है 15 एटॉमिक नंबर किसका रहता है आपके पास, फॉस्फोरस का. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी यहाँ पे क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी. थैंक यू सो मच.